दोस्तों, ये है आज से 2300 साल पहले का अखंड भारत, जो कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के प्रयासों से संभव हुआ था। पर कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और उनके सक्सेसर्स इसकी अखंडता को बरकरार नहीं रख पाए, तो ये देश बाहरी ताकतों का शिकार हो गया और छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन था जिसने इसके 500 साल बाद भारत को फिर एक किया, जिसकी वीरता और पराक्रम से अच्छे अच्छे योद्धा हार मान गए, जिसके राज्य में भारत का गोल्डन पीरियड और भारत की क्लासिकल एरा की शुरुआत हुई। मैं बात कर रहा हूं महावीर योद्धा गुप्ता वंश के सम्राट चक्रवर्ती समुद्रगुप्त की। स्वागत आप सभी का लायन हार्ट में। मैं हूं आदित्य और आज मैं आपको लेके चलूंगा समुद्रगुप्त के एरा में। समुद्रगुप्त का जन्म सन 335 में हुआ था और वे गुप्ता वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी की राजकुमारी महारानी कुमार देवी के पुत्र थे। अपने सभी भाइयों में सबसे वीर और पराक्रमी होने के कारण उनके पिता ने उनको मगध की राजगद्दी दे दी। सबसे पहले अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने बरेली के अच्युतानंदन, पद्मावती के नागसेना और गणपति नाग को धूल चटाई। इसके बाद एक एक करके समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के सभी 9 बड़े राज्य, जिनमें उज्जैन के रुद्रदेव, बुलंदशहर के माटीला और बंगाल के चंद्रवर्मन शामिल थे, सबको हराया। ऐसे वीर और पराक्रमी राजा को देख आसपास के सभी राज्यों ने बिना लड़े ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करना बेहतर समझा। इनमें नेपाल, कत्रीपुरा और मालावास जैसे राज्य शामिल थे। इन राज्यों को हम फ्रंटियर स्टेट्स कहेंगे क्योंकि ये राज्य समुद्रगुप्त को टैक्सेस और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री सपोर्ट देते थे। कुछ ही सालों में समुद्रगुप्त ने अपने बल कौशल और बुद्धिमत्ता से पूरे उत्तर, मध्य और पूर्व भारत पर अपना ध्वज लहराया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पथ पर विजय यात्रा करने की सोची और सभी राज्य जिसमें कोसाल, कोल्लूर, कुट्टूर, कांची उनको मात दे दी। जब समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को जीत लिया तो उनका मकसद इनको हड़पना या इनमें लूटपाट करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद तो एक भारत बनाने का था। इसीलिए उन्होंने इसी शर्त पे कि जब भी कोई बाहरी आक्रमण हो तो ये राज्य मगध का साथ दें, इसी शर्त पे उन्होंने इन राज्यों का धन और इनके राजाओं को उनका राज्य लौटा दिया। अपनी सेना के साथ वक्त बिताना और युद्ध कौशल करना समुद्रगुप्त का सबसे मनपसंदीदा शौक था। इसीलिए हम उन्हें द हीरो ऑफ 100 बैटल्स भी कहते हैं, क्योंकि उनके शरीर पर लगे युद्ध के घाव उनकी शोभा और बढ़ाते थे। कई यूरोपियन हिस्टोरियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। हालांकि ये कहना गलत है, क्योंकि नेपोलियन ने यूरोप पर कब्जा किया था और अपने स्वार्थ और बल प्रदर्शन के लिए पूरे यूरोप को हराया था। पर समुद्रगुप्त ने तो अखंड भारत का सपना देखा था और वो इसी को साकार कर रहे थे। उनका उद्देश्य किसी पर कब्जा या अपनी अधीनता जमाना नहीं था। समुद्रगुप्त के अखंड भारत का आइडिया अशोक से अलग था। अशोक ने पूरे भारत को एक करने के लिए अपनी सीधी हुकूमत पूरे भारतवर्ष पे की थी। ये उनका सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम भी था। पर समुद्रगुप्त ऐसा मानते थे कि सभी राज्यों को एक तरह से शासित नहीं किया जा सकता और सब राज्यों से अलग अलग संबंध बनाने पड़ते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने पूरे भारतवर्ष को 4 भागों में बांट दिया था। मैप पर ये ग्रीन एरिया वो राज्य हैं जो समुद्रगुप्त के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, वो जो उन्होंने युद्ध करके जीते थे। येलो एरिया हैं वो फ्रंटियर स्टेट जिन्होंने सरेंडर कर दिया था, जिसमें नेपाल, कत्रीपुरा, दवाकर शामिल थे। साउथ के वो रिस्टोर्ड राज्य पिंक एरिया में हैं, जिनमें कलिंग, कोसाल, पल्लवस भी थे। 3 राज्य कुशासन, साका और सिम्हाला ऐसे राज्य थे जो थे तो इंडिपेंडेंट, पर मगध से अच्छे रिलेशंस चाहते थे। पर इसके लिए उन्हें 3 कंडीशंस माननी होती थी और वो 3 शर्तें थीं। पहला, आत्मनिवेदन। इसके तहत उन राज्यों के राजाओं को समुद्रगुप्त के दरबार में अपनी हाजिरी देनी होती थी। दूसरा, कन्योपायदान। उन राज्यों और मगध के बीच में वैवाहिक संबंध थे। और तीसरा, उन राज्यों में समुद्रगुप्त की करेंसी चलेगी। इस प्रकार समुद्रगुप्त छोटे बड़े सभी राज्यों को एकत्र करने में काफी हद तक सफल रहे। समुद्रगुप्त का एरा भारत का इंटेलेक्चुअल रेनेसांस का भी पीरियड था, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई।
इसी दौर में भारतीय कल्चर और हिंदुइज्म अपनी बुलंदियों पर था और जावा, जकार्ता, कंबोडिया जैसी जगहों पे हिंदू राज्यों की स्थापना हुई और इन राज्यों के भी समुद्रगुप्त से अच्छे रिलेशंस थे। समुद्रगुप्त ने ही भारत में क्लासिकल एज की शुरुआत करी और आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। समुद्रगुप्त के पुत्र हुए महान सम्राट विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने पिता के प्रयासों को और आगे बढ़ाया, और उनके दौर में हुए आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस। उन्हीं के दौर में लिखे गए महाकाव्य जैसे रघुवंशा और शकुंतला। लिटरेचर और म्यूजिक की बात करें तो समुद्रगुप्त खुद भी एक कमाल के कवि थे और उन्हें कविराज भी कहा जाता है। वे एक कमाल के वीणा प्लेयर भी थे और ये बात हमें पता चलती है उस दौर के मिले गोल्ड कॉइन से, जिसमें उन्हें वीणा बजाते हुए देखा गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड भारत का एक गोल्डन एरा था और समुद्रगुप्त थे हमारे ट्रू लेजेंड। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल लायन हार्ट, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।